हेलो एवरीवन। ये हमारा दूसरा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, इससे पहले एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हम 1853 तक के एक्ट्स को कवर किया था। स्टार्ट करते हैं अगला। तो हमें ये पता है 1857 का टाइम था और यहाँ पर क्या होता है, रिवोल्ट होता है। ठीक है, विद्रोह। विद्रोह में ये होता है कि नरसंहार होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था खत्म हो जाता है और इस पूरे इंडियन जो टेरिटरी थी उसको ऑक्युपाई करेगा कौन? ब्रिटिश क्वीन यानी कि क्राउन। तो इससे पहले ये हमने देखा था कि 1853 में उन्होंने क्लियर कर दिया था, यानी कि अब तक आप देखोगे 1793 से तो हर बार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है अगले 20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था ऑन पेपर्स, लेकिन 1853 में इंडेफिनिट टाइम के लिए बोल दिया गया था। दैट मीन्स इट वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। और ये हुआ कब? 1858 में आके। तो अब ब्रिटिश क्वीन शासन करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरीके से अब कोई बॉडी नहीं रही। ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट कर दिया गया और इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो सिर्फ एक आप कॉर्पोरेट बॉडी है जिसके ऊपर मुकदमा, या चाहे वो किसी अन्य पे मुकदमा कर सकती हो या फिर उसके ऊपर भी कोई मुकदमा कर सकता है। इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी, ओनली इंग्लैंड में नहीं, इंडिया में भी उसके ऊपर मुकदमा हो सकता था। दैट मीन्स 1858 में और 1757, सीधी सी बात है, 1757 में जब वो स्टार्टिंग उन्होंने करी तब वो एक कॉर्पोरेट बॉडी थे और फाइनली 1858 ठीक 100 साल के बाद अब वो फिर से दोबारा से दे वर रिड्यूस्ड टू कॉर्पोरेट बॉडी। प्रोविजंस देखते हैं। क्वीन विक्टोरिया हु वाज द मोनार्क ऑफ द ब्रिटेन also became the sovereign of the British territories in India as a result of this act। तो फाइनली जो क्राउन थी ब्रिटिश क्वीन उस समय की, कौन? क्वीन विक्टोरिया यहाँ की शासक बन जाती हैं भारतीय इलाकों की। ईस्ट इंडिया कंपनी लिक्विडेट कर दी जाती है। शासक कौन हो जाता है? ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश क्वीन। डायरकी सिस्टम जो बना था वो स्क्रैप कर दिया गया था। डायरकी सिस्टम में आपको फिर से याद करवा देता हूँ। 1784 के एक्ट में चोरी रोकने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, पहले कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे ओनली, फिर नया एक और यहीं पर बॉडी बना दी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है ना? तो उसको उसको हमने क्या बोला था? द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब वो सिस्टम अब तक चल रहा था तो 1858 में इसके डायरकी को खत्म कर दिया गया। द पावर्स ऑफ द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर वेस्टेड विद द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और हुआ ये क्या? और जो कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो अब तक डायरेक्ट कर रहे थे, जब इनको खत्म कर दिया हमने तो एक नया ऑफिस गठित हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इसी को इस बता ये मैं ये इसको ये समझो, ये मान लेते हैं इंग्लैंड है। यहाँ पर ये देखो, ये इंग्लैंड था और ये है इंडिया। तो इंग्लैंड में एक नया ऑफिस बनेगा यहाँ पर और उस नया ऑफिस को बोलते थे, यहाँ पर बैठेगा ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, राइट। इसके साथ में इसकी 15 मेंबर्स की एक बॉडी होगी और ये जो 15 मेंबर्स होंगे यहाँ पर आप देखो, 8 मेंबर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं क्राउन के द्वारा और 7 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो, यानी कि सीधी सी बात है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। तो देखो पहले क्या था, पहले दो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स, दो लोग संभाल रहे थे। एक कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर्स को तो खत्म कर दिया और जो जो डायरेक्टर्स वाली बात है, इनकी जो पावर थी वो ट्रांसफर कर दी जाती सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में। लेकिन खत्म नहीं किया। खत्म करने का मतलब ये है कि अभी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के अंडर आ गए एक तरीके से, ये है इनडायरेक्टली मतलब। तो 8 तो क्राउन थे और जो 7 थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो कंपनी के बने रहे। ठीक है, अब देखो, अब जब अच्छा, और इंडिया में क्या किया गया? इंडिया में एक नया ऑफिस बना और ये जो नया ऑफिस था ना इंडिया में, अभी तक इसको हम बोलते थे गवर्नर जनरल, इसी को हमने बोलने लग गए हैं वाइस रॉय। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लैंड का कोई भी बहता व्यक्ति ना इसको वाइसरॉय के नाम से जानेगा। सीधी सी बात यह है कि जब इंग्लैंड का यानी कि ब्रिटिश क्राउन का नुमाइंदे के तौर पे जब ये काम करता था तो ये वाइसरॉय कहलाता था, और जब ये इंडियन अफेयर्स देखता था, भारत में अपनी चलाता था, लाइक भारत का शासन करता था, तो उसको गवर्नर जनरल कहते थे। आदमी एक ही था ये। बात ये था जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल या जो वाइसरॉय था, ये सारी की सारी खबरें सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को देता था और ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आगे कहाँ पे अपनी सारी बातें देता था? पार्लियामेंट के अंदर सारे अफेयर्स बताता था। तो ये चीज हमें समझ में आ गई है। तो ओवरऑल ये न्यू स्ट्रक्चर, एक न्यू ढांचा क्रिएट किया गया था 1858 के एक्ट में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं।
हाँ, तो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। तो क्या अब ये बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि अच्छा, एक बॉडी और तो होगी पार्लियामेंट, तो तीन बॉडी हो गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। अभी बताओ, इंडिया में जो व्यक्ति बैठा है और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई भी चीज का पता करना हो, तो इसके बीच में कम्युनिकेशन की कड़ी कौन था? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, राइट। हाँ, द वाइसरॉय एंड द गवर्नर्स ऑफ द वेरियस प्रेसिडेंसीज पर अपॉइंटेड बाय द क्राउन। और अब कौन अपॉइंट करता था? क्राउन, क्योंकि पावरफुल कौन था? क्राउन हो गया था सत्ता में। इसके अलावा द वाइसरॉय वाज टू बी एसिस्टेड विद एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी आ गई थी। दिस एक्ट मेड इंडिया ए डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी। यस, ओके। इसके अलावा हाँ, इस एक्ट ने 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था, उसका भी अंत कर दिया 1850। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 10 साल में खत्म हो गया, 1848 टू 1858। इसके अलावा ये भी है कि देयर वाज प्रोविजन फॉर इंडियंस आल्सो टू बी एडमिटेड टू द सर्विस। हाँ, ये भी बात कही गई थी, लेकिन ये बात सबसे पहले कब कही गई थी? 1833 में कही गई थी। और 1853 में हमने क्या, 1833 में याद करो, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई थी ना, तब। और 1853 में सिविल सर्विसेज की बात करी गई थी, 1858 में इसी बात को कि इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में हमें लाना और एम्फेसिस किया गया था, और इसी बात पे जोर दिया गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रिमेनिंग इंडियन प्रिंसेस एंड द चीफ्स, देखो, जिन एरियाज पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, वो तो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गए थे? क्राउन के कंट्रोल में। लेकिन उस समय कुछ रजवाड़े जो थे ना, वो तो बचे थे ना, उनका क्या करते? वो लगभग संख्या में उस समय 560 थे, तो ये भी क्राउन के अंडर आ गए। तो क्राउन ने ये बोला कि तुम अपने इंटरनल अफेयर्स तो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन फाइनली तुम हमारे सत्ता के अंतर्गत आते हो। फाइनली उन्होंने क्या कर लिया? द एक्ट ब्रिटिश सजेरेंटी, ठीक है, जो ब्रिटिश वर्चस्व था उसको स्वीकार किया। किसने? प्रिंसेस और चीफ रजवाड़ों ने, और कुछ जो मुखिया लोग थे। अब बात यह है कि 18 अब देखो 1858 में जो वाइसरॉय बना था, या फिर सॉरी, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, तो ये तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। लेकिन जो वाइसरॉय होगा, तो ये तो कौन होगा? फर्स्ट वाइसरॉय होगा। तो इस तरीके से ये कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। हमें देखने वाली बात यह है कि लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से 62 तक का था, तो 58 इसी के बीच में आता है। तो ये जब अपॉइंट हुआ था, तब तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लेकिन उसी दौरान जब 1858 का एक्ट आया, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट रह गया और फर्स्ट वाइसरॉय ये बन जाता है। दैट्स इट। आगे बात करते हैं। और जो पहला सेक्रेटरी बना था, वो बना था लॉर्ड स्टानले, याद रखना है, क्योंकि पहला सेक्रेटरी है दैट्स बीस। सेक्रेटरी मतलब ये वाला व्यक्ति जो था इंग्लैंड में बैठेगा, वो लॉर्ड स्टानले था। नवंबर 1858 में एक रीगल कोर्ट राजशाही एक जो दरबार लगा था, वो इलाहाबाद में लगा, और प्रोक्लेमेशन होता है 1858 एक्ट का, और उसमें कहा गया कि अब से जो ब्रिटिश है, लाइक, वो भारत के सामाजिक और रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने इस वजह से कहा था क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसका एक बड़ा कारण आप सोशल एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस देखते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट किया जाएगा, और इसमें कास्ट और धर्म नहीं देखी जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा धर्म और जाति के आधार पर। सिलेक्शन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट के आधार पर किया जाएगा, और यही बात 1833 का सेक्शन 87 में कही गई थी। और 1853 में हमने बोला जाता है सिविल सर्विसेज का जन्म हुआ है। दैट मीन्स ओके। तो ये एक्ट हमारा खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको क्रिटिसाइज करना चाहें, तो हर बार एक ही पॉइंट लिख सकते हो आप, लाइक रादर अ फॉर्मल देन ए सब्सटेंशियल चीज। शैडो, ये परछाई थी, सब्सटेंस नहीं था। इट वॉज अ शैडो रादर देन ए सब्सटेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लॉन्ग possessed the decisive post and was thus in the fullest sense accountable for all this। छोड़ो कोई, और पोज करके भी देख सकते हो। इसके बाद हमारा जो अगला एक्ट आएगा, वो आएगा इंडियन कौंसिल्स एक्ट 1861। इंडियन कौंसिल एक्ट जो 1861 आया है, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, इसके नाम में ही देखो क्या लगा है? कौंसिल्स लगा है। तो सीधी सी बात है, इसने मेजर जो जोर है वो कौंसिल्स पे दिया होगा। तो आप एक सबसे बड़ी बात ये देखो कि 1773 से जो डायरकी सिस्टम स्टार्ट हो गया था, और इसके बाद 1833 में जो सेंट्रलाइज सॉरी 1773 में जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, 1833 में भी सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। वो चीज़ें कब तक कंटिन्यू थी? अभी तक। और इसमें सेंट्रलाइजेशन में हमने क्या किया था, लाइक जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल का, जो गवर्नर जनरल बंगाल का हुआ करता था, इसी के अंडर में कौन कौन आ गया था? मुंबई का और मद्रास का। तो ये चीज सबसे चल रही थी, लेकिन अब
काउंसिल्स एक्ट में इनकी शक्तियां वापस इनको कर दी जाती हैं। तो पहला चेंज हमें ये देखने को मिलेगा। दूसरा चेंज ये था काउंसिल एक्ट का क्या था कि पोर्टफोलियो कैबिनेट पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में स्टार्ट हुआ, क्योंकि काउंसिल की बात है तो काउंसिल्स अच्छी तरीके से फंक्शन कब करेगी, जब हर किसी को अपना पर्टिकुलर पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। 1861 एक्ट में एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ये 1 है तो देखो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5th, तो 5th मेंबर ऐड हो रहा है 1861 में, और वो 5th मेंबर कौन होगा, ज्यूरिस्ट होगा। तो याद करो 4 माइनस 3 जो मेंबर्स हुआ था ये कौन था, ये कमांडर था, राइट। और 3 प्लस 1 सॉरी 1833 में जो हुआ था वो कौन था, 1833 वाला ये 4th मेंबर लॉ मेंबर था। और 1861 के एक्ट में हुआ 6 माइनस 1, ये 5th मेंबर वो कौन होगा, ज्यूरिस्ट। और 6th मेंबर ऐड होगा 1874 में, जो कि पब्लिक वर्क होगा। हालांकि 1874 का कोई एक्ट नहीं आया था। तो याद रखना कि 61, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 5th मेंबर ज्यूरिस्ट होगा। ये चीजें हमने क्लियर कर ली। हाँ, अब यहाँ पर 61 में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने क्या देखा है कि अच्छा एक चीज और देखना कि जैसे अभी हमने पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो ये भी पूछ सकता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट में हुआ या फिर किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ। तो हमें ये पता है कि पोर्टफोलियो आया किस साल, 1861 में। तो 61 में कौन होगा, 1856 से लेकर 1862 तक कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो ये कौन, कैनिंग होगा। 61 से एडिशनल मेंबर्स, ये चीज याद रखो, इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। 61 से एडिशनल मेंबर्स अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में देने लग गए थे फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। और वो कितने होने थे, जब 61 में या तो 6 या तो 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स होने थे। जो उसकी गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो तो अलग थी, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी कानून बनाने वाली, उसमें कुछ मेंबर्स तो थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, कुछ अलग से और भी मेंबर्स ऐड कर दो। ये इंडियंस की जो बहुत मांग थी ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का दायरा बढ़ाया जाए, उसी मांग को फुलफिल करने के लिए उन्होंने एडिशनल मेंबर्स 61 में ऐड किए थे। इसी के साथ साथ में तो इंडिया जो 3 लोग थे इंडियन काउंसिल्स में, वो चले गए कब, काउंसिल एक्ट में 1862 में अपॉइंट किए गए। राजा ऑफ बनारस थे और द महाराजा ऑफ पटियाला सर दिनकर। अब देखो एडिशनल मेंबर्स तो ठीक है अपॉइंट हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी, ये जो एडिशनल मेंबर्स ये चुन के नहीं जाने थे, इलेक्टेड नहीं थे, ये नॉमिनेटेड होने थे गवर्नर जनरल के द्वारा। तो गवर्नर जनरल सीधी सी बात है, ये अपने चेला चमचे, दैट मीन्स जो उनके लिए वफादार थे, फेथफुल थे, जिनके साथ में उनके बेटर रिलेशन थे, उन्हीं को उसने क्या किया है, उन्हीं को उसने इंडक्ट किया है। तो जो राजा बनारस थे या फिर महाराजा पटियाला सर दिनकर राय, उनके अच्छे संबंध थे लॉर्ड कैनिंग के साथ में, राइट, ठीक है। इसी वजह से तो इंडियंस को बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर यहीं पर कोई आम व्यक्ति लाइक जनता की आवाज उठाने वाला गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहुंचता, तो वो जनता के मुद्दे उठा पाता। लेकिन अब ये तो सब राजा महाराजा लोग चले गए हैं और वो भी गवर्नर जनरल के साथ अच्छे संबंध है, तो वो क्यों जनता के लिए आवाज उठाएगा। हाँ, और क्या बोलना था, जो एडिशनल मेंबर्स, अब जरा एडिशनल मेंबर्स पे जरा चर्चा करते हैं। नॉमिनेट होने थे गवर्नर जनरल के द्वारा, कार्यकाल था इनका 2 साल, ठीक है। और इसमें जो 6 से 12 मतलब 6 से 12 मतलब या तो छह कर सकता था, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 मेंबर्स, जितने भी गवर्नर जनरल चाहे तो कर सकता था। मिनिमम 6 था, मैक्सिमम 12 था। और इनमें से मान लो 6 से 12 का जो आधा था, वो कैसे होने थे, वो जो मेंबर्स होने थे वो नॉन ऑफिशियल होने थे। नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे। तो चलो ठीक है, ये प्रोविजन तो हमने मान लिया, लेकिन अब देखो बात ये चलती थी, पहले इंडियंस ये मानते थे, या ये क्लियर सी बात है कि अगर आपने ऑफिशियल मेंबर्स ही अपॉइंट किए, ऑफिशियल दैट मीन जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो तो सरकार की तरफदारी ही करेंगे। तो ब्रिटिश ने क्या बोला कि देखो हमने इस एक्ट में क्या बोला है कि 6 से 12 लोग अपॉइंट कर सकता है एडिशनल, और उनमें से आधे लोग कौन होंगे, नॉन ऑफिशियल। तो देखो हम नॉन गवर्नमेंट वालों को अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप इनको इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको अपॉइंट कर रहे हैं, और अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल ने सरकारी लोगों को तो अपॉइंट नहीं किया, उसने अपने अपने लोगों को अपॉइंट कर लिया। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है इस एक्ट का, ठीक है, कि नॉन ऑफिशियल तो थे बट दे वर अपॉइंटेड, यानी कि जो इलेक्शन की बात है, जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन है, वो कहीं पर हमें नहीं दिख रहा है। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, दीज वर नॉट द ग्राउंड रूट वर्कर्स और द लीडर्स हु कैन रिप्रेजेंट द रियल grievances of Indian masses. Basically, they belong to the elite class, so they were unaware of the conditions of the Indian masses. तो एक क्रिटिसिज्म आप लिख सकते हो। इसके अलावा ये था कि 1861 में जब काउंसिल की बात हो रही है कि गवर्नर जनरल को वीटो दे दिया गया कि उसकी इच्छा के बिना, लाइक
कोई भी बिल हो, मिलिट्री, रिलीजन, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड हो, तो गवर्नर जनरल की एसेंट उसकी हामी जरूरी है। दैट मीन्स उसके बिना नहीं पारित होगा। इसके अलावा वाइसरॉय हैड द पावर टू ओवर रूल द काउंसिल इफ नेसेसरी। वही ये ऑर्डिनेंस की भी इनको पावर दे दी गई थी यहाँ पर, और वीटो की भी। दैट खत्म करो। और एक यूनिक सबसे बड़ी बात पता क्या है, तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बैठा है कहाँ पे, ब्रिटेन में, उसको पावर दी गई थी वो किसी भी टाइम पे किसी भी एक्ट जो गवर्नर जनरल की काउंसिल ने पारित किया उसको कभी भी खत्म कर सकता है। दैट वाज अ यूनिक एंड द स्ट्रेंज केस। इसके अलावा दिस एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 1833 का जो एक्ट आया था, अ, जिसके अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो गया था, अब दोबारा से 1861 के एक्ट में ये पावर्स को खत्म कर दिया गया। जबकि याद रखना ये स्टार्टिंग कब हुई थी, 1700 जो 1773 का जो एक्ट था उसमें, फिर इसी चीज को एम्फिसाइज किया गया 1833 में, और अंत कर दिया गया 1861 में। किसका, सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बंगाल। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं, न्यू प्रोविंसेस कुड बी क्रिएटेड फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी अपॉइंटेड फॉर देम। नई काउंसिल्स भी बनाई जा सकती थी, क्योंकि देखो काउंसिल, इसके एक्ट का नाम ही है काउंसिल एक्ट, तो लेजिस्लेटिव पर्पस से न्यू प्रोविंसेस भी बनाई जा सकती थी। इसी तरीके से न्यू प्रोविंसेस कहाँ कहाँ पे बनती हैं, बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस 1886 में बनी 1886, और पंजाब और बर्मा 1897 में बनी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट ठीक है, पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है हमारे पास, कि वही अभी जो हमने डिस्कस किया कि कोई स्टेचुरी प्रोविजंस नहीं थे फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस, क्योंकि इंडियंस को, मतलब कोई वैधानिक कोई कानून में नहीं लाया कि इंडियंस को ही आपको अपॉइंट करना है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते थे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गई थी, उसके पास वीटो भी था, रियल तौर पे इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं था वहां पर, ठीक है। ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा फाइनेंस के ऊपर कोई डिस्कशंस नहीं हो रहा था, कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछा जा सकता था। और इसके अलावा इंडियंस जो भी गए थे वो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक तो माइनॉरिटीज में थे, और रियल कंडीशंस वो इंडियन मासेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। अगला देखते हैं। 18 द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 भी जरा देख लेते हैं। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 का, अब तो देखो, अब हम 1858 का देख कर आए हैं, 1861, और अब आ गया 1892। तो 92 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 92 का बजट, बा से 92, और ये आप ये देखोगे कि बजट, तो 92 में बजट से आप क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, तो क्वेश्चन जो बजट है उसके क्वेश्चन पूछ सकते हो। और बजट में क्वेश्चन पूछने के लिए आपको कोई 6 दिन का नोटिस नहीं देना, लेकिन अगर आपको पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछना था, ये पब्लिक इंटरेस्ट का, तो आपको 6 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा। इसके अलावा बजट पे सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछ के शांत बैठ जाओ, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा, कोई मोशन नहीं आप ला सकते, कोई अमेंडमेंट प्रस्तुत नहीं कर सकते हो। और फाइनली हम क्या देखेंगे, 1919 में बजट 25% बजट वोटेबल था, वो भी पूरा परसेंट नहीं, ओनली 25% बजट पर वोटिंग हो सकती थी। आगे देखेंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ, देखो 1861 में जो एडिशनल मेंबर्स की बात हमने करी थी, अब वो मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई। पहले 1861 में हमने कितनी करी थी, 6 से 12 तक, तो अब ये कर रहे हैं 12 से कितने तक, सॉरी 10 से 16 तक। यानी कि जब उनको आज़ादी दी गई थी कि 6 से 12 के बीच में कर सकते, तो गवर्नर जनरल ने 10 मेंबर्स एडिशनल अपॉइंट कर रहा था, तो बोला कि अभी तुम 10 कर सकते हो, 6 से 12 था पहले में, तो बोला कि 10 से 16 तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो बंगाल में 20, मद्रास में 20, मुंबई में तो सिर्फ 8 ही एडिशनल मेंबर्स बढ़ाए गए, अवध में 15 बढ़ा दिए, एनडब्ल्यूएफपी में 15। तो अवध और जो एनडब्ल्यूएफपी जो यूपी वाला जो एरिया उसमें 15, बंगाल मद्रास में 20-20 बढ़ा दिए गए, लेकिन मुंबई में याद रखना सिर्फ ओनली 8 मेंबर्स को बढ़ाया गया है। तो ये इसी को वो टारगेट कर सकता है कि बंगाल मद्रास मुंबई तीनों में 20 बढ़ाए हैं, तो आंसर इस नहीं, मुंबई में तो सिर्फ 8 बढ़ाए हैं। तो देखो बी भी ऐसा बनता है और 8 भी ऐसा बनता है, ठीक है। अब जरा जैसे मेंबर, अच्छा, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में तो हमने 10 से 16 की बात कर ही ली, तो थोड़ा ये देख ही लेते हैं। तो 1861 में 612 बनाए गए थे, 1892 में कितने बढ़ा दिए गए, 10 से 16 कर दिए गए, और 1909 में 16 से 60। अब देखो ना, 9 वाला याद करना कितना आसान है, ये जो 9 है ना, इसी को उल्टा कर तो 6 बन जाएगा, तो 60 बन जाएगा, तो मैक्सिमम कितना होगा 60। तो इनमें से कोई भी भूल जाओ तो 61 वाला तो याद रहेगा, जैसे 6 और 12 हो गया, 6 से 12। 92 वाला मान लो भूल भी गए, तो अब ये यार 909 वाला, 1909 वाला इतना तो है कि अंत में 60 है, तो यहाँ पर 16 ही होगा। जब ये कनेक्शन बैठ जाएगा तो आप इनको फिल कर लोगे। तो 61 से एडिशन मेंबर स्टार्ट हुए थे, 61, 92, 1909, ये कंटिन्यू क्रम चलेगा। अच्छा, इसके अलावा तो अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ऑफिशियल होल्ड था, कि फिर से वही बात है, ऑफिशियल ही ज्यादा संख्या में थे, नॉन ऑफिशियल रिमेंड इन माइनॉरिटीज, ठीक है। नॉन ऑफिशियल जो थे वो हमेशा माइनॉरिटीज में रहे, तो कुछ इंडियंस के लिए वो कर नहीं पाए।
एक चीज यहाँ पर क्या हो गई, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्यों रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई? क्योंकि तो याद रखना कि 1892 में प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म की स्टार्टिंग यहाँ से हम वो देख रहे हैं। क्या है? द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड जमींदार्स वर ऑथोराइज्ड टू रिकमेंड मेंबर्स टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स। मींस डायरेक्ट अपॉइंटेड होके आ रहे थे, रिप्रेजेंट होके आ रहे थे, लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे। डायरेक्ट इलेक्शंस तो आपको बहुत बाद में देखने को मिलेंगे, अभी हम देखेंगे। वर्ल्ड इलेक्शन वाज अवॉइडेड, ये इलेक्शन ही खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर जो लोग, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज वर ऑथोराइज्ड, ये जो यूनिवर्सिटी है, म्युनिसिपैलिटीज हैं, जिन लोगों को भी ये तो अपॉइंट करके भेज रहे थे, लाइक रिकमेंड करके भेज रहे थे। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? रिकमेंड करके भेज रहे थे। दैट मीन्स तो ये हो गया 1892। अगला जो है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे 1909, 1919 और 1935 का। थैंक यू।